नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह कील का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मैराथन क्लास में हम भारतीय इतिहास के 220 से ज्यादा प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 220 प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो प्रत्येक बार एग्जामों में यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और ये प्रश्न है यूपीएससी, आरपीएससी, पुलिस, शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे यानी तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के अंदर पुरातत्व, प्राचीन भारत, प्रारंभिक नगर, हड़प्पा, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता का, बौद्ध धर्म, मध्यकालीन भारत में कृषि, मुगल दरबार, हम्पी, भक्ति सूफी परंपराएं और यात्रियों की दृष्टि से मध्ययुगीन समाज, इनके बारे में 220 से ज्यादा प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने मित्रों में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, ये उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस जयपुर द्वारा जारी व्यावसायिक शैक्षिक मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय इतिहास के संबंध में एक ऐसा ज्ञान कोश उपलब्ध कराना है। इसमें प्रस्तुत किए गए प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से संग्रहित किए गए हैं। ये पुस्तिका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्वर्णिम साबित होगी, जो हिंदी में प्रस्तुत है। हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है? वर्तमान भारत के अंदर ही लोगों के जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है? तो इसका सटीक आंसर होगा नगर जीवन। नगरीय जीवन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय सभ्यता से प्रभावित है। इसी तरह आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति से हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन हुआ था? यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन हुआ? तो इसका पहले तो देखिए, पतन था वो अनियमित था। अनियमित कैसे? कि एक साथ में पतन नहीं हुआ था और विभिन्न क्षेत्रों में, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न कारणों से इसका पतन हुआ था। कहीं भूकंप के कारण से, कहीं बाढ़ के कारण से, इसी तरह अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के कारण से हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन हुआ था। दोस्तों आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिलते हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख है वो कौन सी वस्तुओं पर ही खुदे हुए मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मोहरों पर। चौथा प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो कौन सा स्थल था जहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता कालीन कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस तरह के जो खेल होते हैं उनकी जानकारी थी? तो यहाँ पर है पासे का खेल। पासे का जो खेल होता है उसकी जानकारी सिंधु कालीन लोगों को थी। छठवां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के किस पुरातात्विक स्थल से जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका कौन सा स्थल था जहां से जल भंडार का विशाल, यानी जल भंडारण का विशाल साक्ष्य पाया गया है? तो है लोथल। लोथल से जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। लोथल गुजरात में है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा का। सिंधु सभ्यता के लोग है कौन सी धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। किस हड़प्पा स्थल से, यानी कौन से हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सटीक आंसर होगा रंगपुर से। कौन से हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर से।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सटीक आंसर होगा रेवरेंड हेरस। रेवरेंड हेरस ने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा और तमिल भाषा में उसका परिवर्तन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसको मानव सभ्यता के कौन से युग में शामिल करते हैं? तो यहाँ पर है कांस्य युगीन सभ्यता में, कांस्य युगीन काल में इसको सम्मिलित किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कौन सी मानव सभ्यता के कांस्य युग के अंदर शामिल किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? तो यहाँ पर है कालीबंगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए कि सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिला है, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थान से समाधान हेतु यानी मृतक शरीर को नष्ट करने हेतु काष्ठ शवपेटिका, लकड़ी की बनी हुई शवपेटिका का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पर होगा हड़प्पा से, हड़प्पा नामक स्थल से। माधव स्वरूप वस्त द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर होगा 1921 ईस्वी में। माधव स्वरूप वस्त द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कब प्रारंभ किया गया? 1921 ईस्वी में। बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर इनके द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ करवाया गया? 1960 ईस्वी में। तो बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब शुरू करवाया था? 1960 ईस्वी में। ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित स्थल है। नेक्स्ट देखिए, मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया था? यानी मगध है ये किसके नेतृत्व में, किस शासक के काल में सबसे प्रमुख केंद्र बना था? तो यह बिंबिसार के काल में। आगे देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना का संस्थापक कौन था? तो इसका सटीक आंसर होगा उदयभद्र। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? मथुरा है ये कौन से जनपद की राजधानी थी? तो इसका सटीक आंसर होगा सूरसेन की। मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी थी? सबसे पहले मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा मेघातिथि ने। मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की जो धम्म की नीति थी इसका सर्व प्रमुख सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण इसका प्रमुख सिद्धांत था। भारत में सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था? प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सटीक आंसर होगा विमकदफिसस। विमकदफिसस नाम के जो शासक थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे, विमकदफिसस। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर, मेगस्थनीज के अनुसार ये यात्री थे, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। इनके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था, यानी नगरीय व्यवस्था को संचालन करने के लिए यहाँ पर एक समिति का निर्माण किया गया था, जिसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा 30। मेगस्थनीज से इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अशोक को याद किए जाने का क्या कारण है? सम्राट अशोक को याद किए जाने का क्या कारण है? उनको सबसे ज्यादा याद क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है जनहित के कारण। उन्होंने जो जनहित में कार्य करवाए थे उनके कारण उनको याद किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था?
प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जानते थे? तो इसका सटीक आंसर होगा मगध के नाम से। बिहार का प्राचीन कालीन क्या नाम था? मगध। प्रश्न संख्या 24 देखिए, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किसके साथ था? गुप्त काल के अंदर भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक संपर्क किसके साथ था? तो इसका सटीक आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। गुप्त काल में भारत के व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ थे। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदमन का संबंध किस झील के साथ रहा है? यानी ये तीन शासक हुए, इन तीनों शासकों का संबंध भारत की कौन सी झील के साथ में रहा है? तो इसका सटीक आंसर होगा सुदर्शन झील, गुजरात के साथ। सुदर्शन झील है, गुजरात में है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया था? मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने समूह में बांटा गया? तो 7 वर्गों में बांटा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। प्रश्न संख्या 27 देखिए, भारत में अशोक का शासनकाल था कब से कब तक? भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का शासनकाल रहा था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का शासनकाल रहा था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, किसने कहा था मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था? किस विद्वान ने कहा कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके अंतिम सम्राट कौन थे? बृहद्रथ। इसके लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। ये बात किसने कही? हरप्रसाद शास्त्री ने कही थी। हरप्रसाद शास्त्री ने। प्रश्न संख्या 29 देखिए, साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सेन गुटुवन चेर। इसका सही आंसर क्या होगा? सेन गुटुवन चेर। प्रश्न संख्या 30 देखिए, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन कौन सी है? यानी अशोक के काल के जो अभिलेख लिखे गए हैं उनमें कौन कौन सी लिपियों को समाहित किया गया है या कौन कौन सी लिपियों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 31, आधुनिक भारत के प्रांत का नाम बताइए जहां अस्मक महाजनपद विद्यमान था। आधुनिक भारत का वो कौन सा राज्य है जहां प्राचीन काल में अस्मक महाजनपद विद्यमान था? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। वर्तमान महाराष्ट्र की जगह प्राचीन काल में अस्मक महाजनपद विद्यमान था। प्रश्न संख्या 32 देखिए, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सटीक आंसर होगा 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय शासक से हार का सामना करना पड़ा? उन्होंने आक्रमण तो किया 305 ईसा पूर्व में, परंतु उस समय भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य से उसको हार का सामना करना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर हार गया किससे? भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य से। प्रश्न 34 देखिए, हर्षचरित किस शासक की जीवन गाथा है? हर्षचरित नामक जो ग्रंथ है वो कौन से भारत के किस शासक की जीवन गाथा है उसके अंदर? तो इसका सटीक आंसर होगा कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन की जीवन गाथा। कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन की जीवन गाथा है, वो किस नाम से जानी जाती है? हर्षचरित के नाम से। प्रश्न संख्या 35 देखिए, हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। इसका सटीक आंसर क्या होगा? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था। आगे देखिए,
मौर्य वंश की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा? तो इसका सटीक आंसर होगा 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा व किसकी प्रशंसा में की गई थी? तो इसका सटीक आंसर होगा हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा और सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा में की गई थी। सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। आहत या पंचमार्क क्या है? जगह जगह आता है, कई बार पूछा जाता है कि आहत सिक्के पंचमार्क क्या है ये। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत या पंचमार्क। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने चांदी के सिक्के आहत या पंचमार्क के नाम से जाने जाते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कब व किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कब भी व किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए? तो प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है, 220 प्लस प्रश्न इसके अंदर समाहित किए गए हैं। आगे जब तक 220 प्रश्न नहीं हो जाते हैं, हमारी क्लासें जारी रहेगी प्रतिदिन। और यदि कोई मित्र इन 220 प्रश्नों की पीडीएफ चाहता है, आप में से कोई भी दोस्त यदि इन 220 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है एक साथ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों के ऊपर आपको गूगल पे, फोन पे के द्वारा 10 रुपए का पे करना होगा। 10 रुपए का पे करके उसका स्क्रीनशॉट उन्हीं नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप करना है। आपको वहां पर इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, पीडीएफ पे प्राप्त नहीं करना चाहते हो तो प्रतिदिन क्लास से जुड़े रहे, आपको पूरे 220 प्रश्न करवाए जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।